चैप्टर्स 101, 102, 103, 104। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 101। इंसान उतना ही बूढ़ा है जितना उसका दिल। अपनी काबिलियत से गु यू डोंगतू ने फैंग युआन का घर आसानी से ढूंढ लिया। उसने गु मास्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो वो बहुत कम पहनता था। उसने पैरों में पत्तियां बांध रखी थी और कमर पर एक लाल बेल्ट। सब कुछ एकदम साफ सुथरा और ऐसी सवार में था कि उससे एक हल्की सी शाही शान महसूस हो रही थी। उसने फैंग युआन को देखा जो धीरे धीरे आ रहा था और उसकी नज़र फैंग युआन के बेल्ट पर जा टिकी। उसके दिल में गहरी भावनाएं हो आयम। सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड है पर 16 साल की उम्र में रैंक 2 तक पहुंच गया। ये सच में हैरान करने वाली बात है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसने ये किया कैसे। लेकिन इस तेज रफ्तार का ज्यादातर क्रेडिट लिकर वर्म को जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि रैंक 2 में लिकर वर्म का कोई काम नहीं। उसके बाद उसने फैंग युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। इस मुस्कान ने गु यू डोंगतू का दिल ठंडा कर दिया। गुस्सा उसके दिमाग में दौड़ गया। ये लड़का इतना शांत बिहेव कर रहा है, क्या इससे लगता है कि इसने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया है? फैंग युआन धीरे धीरे चलकर गु यू डोंगतू के सामने रुका। वो जानता था कि वो उसके लिए ही यहां आया है। जैसा सोचा था, गु यू डोंगतू ने अपना मुंह खोला। फैंग युआन, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। क्या बात करना चाहते हैं आप? फैंग युआन ने हल्की सी तेवर चढ़ाई। गु यू डोंगतू हंसा लेकिन फिर किसी और चीज के बारे में बात करने लगा। जानते हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं 15 साल की उम्र में गु मास्टर बना था। ये ठीक वुल्फ टाइड के वक्त की बात है। बहुत सारे लोग मारे गए थे और हम स्टूडेंट्स के पास भी लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरा बी ग्रेड एप्टीट्यूड था। मैं 16 साल में रैंक 2 इनिशियल स्टेज, 17 में अपर स्टेज और 18 में पीक स्टेज पर पहुंच गया। जब मैं 19 का था, मेन रैंक 3 के लिए चार्ज करने लगा था। उस वक्त मुझे यकीन था कि मैं 20 साल की उम्र तक रैंक 3 गु मास्टर बन जाऊंगा। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही हवा में था। मुझे लगता था मैं सबसे ऊपर हूं और कुछ भी कर सकता हूं। मैं तो ये भी सोचने लगा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मुझे आसमान और जमीन की औकात ही नहीं पता थी। ये तब की बात है जब मैं 20 का था। मैं एक मिशन के लिए बाहर गया और जोंग क्लैन के एक गु मास्टर ने मुझे बुरी तरह पीटा। मैं मरने की कगार पर था पर खुशकिस्मती से मेडिसिन हॉल के एल्डर ने खुद आकर मुझे बचाया। लेकिन उस हादसे के बाद मेरा एप्टीट्यूड गिरकर सी ग्रेड हो गया। मैं इस सदमे से पूरे 8 साल तक उभार नहीं पाया। अपने 29वें जन्मदिन पर मैंने खुद को और इस दुनिया को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि एक अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। तो क्या हुआ अगर मेन रैंक 3 तक पहुंच जाता? इस सोसाइटी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज पर्सनल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि दूसरों से कनेक्शंस होते हैं। मैंने 30 साल की उम्र में अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। मैं 45 साल की उम्र में फ्रंटलाइन से पीछे हट गया। 100 गु मास्टर्स ने मिलकर मुझे दर्जनों बार एल्डर चुनने के लिए पिटीशन फाइल की। भले ही मेरी कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 2 पीक स्टेज की थी, मैं वो आखिरी कदम नहीं उठा पाया पर उसकी जरूरत भी नहीं थी। वे पहले हाई सक्सेस हासिल कर चुका था। क्लैन के लोग मुझे हिडन एल्डर कहते हैं। मेरे ज्यादातर साथी गुजर चुके हैं पर मेरी जिंदगी आराम से कट रही है। मेरा अब भी कई गु मास्टर्स पर असर है। एक लंबा छोड़ा भाषण देने के बाद गु यू डोंगतू असली टॉपिक पर वापस आया। उसने फैंग युआन को देखा। उसके होठ मुड़ गए। फैंग युआन, तुम बहुत छोटे और ना ताजुर्बेकार हो, बिल्कुल मेरी तरह जब मैं उस उम्र में था। ये सोचना कि तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ अकेले ही निपटा लोगे। ही। गु यू डोंगतू ने अपना सर हिलाया और आगे कहा, लेकिन जब तुम्हें और एक्सपीरियंस होगा तब तुम समझोगे कि इंसान एक सोशल एनिमल है, अकेला भेड़िया नहीं। कभी कभी हमें अपना सर झुकाना पड़ता है और एक कदम पीछे लेना पड़ता है। एकदम एक्सट्रीमिस्ट और घमंडी इंसान होने से सिर्फ अकेलापन और बर्बादी ही मिलती है। मुझे यकीन है कि तुमने ये पहले ही महसूस कर लिया होगा। कोई भी ग्रुप तुम्हें नहीं लेगा और हर कोई तुम्हें किनारे कर रहा है। भले ही तुम्हें फैमिली इनहेरिटेंस मिशन मिल जाए, उससे क्या होगा? एक ऐसा इंसान जिसे सबने छोड़ दिया हो, तुम्हें टास्क पूरा करने का चांस हाई नहीं मिलेगा। हार मान लो। फैंग युआन ने उस अधे उम्र के आदमी को ठंडे दिमाग से देखा। उसका चेहरा एकदम शांत। पता नहीं इसका चेहरा कैसा होगा अगर इससे पता चल जाए कि मेरे पास 500 साल का एक्सपीरियंस है। ये सोचते हाई फैंग युआन की एड में मुस्कान आ गई। असल में उसके अंकल की सोच उसकी पिछली जिंदगी में एक लंबे आज तक उसकी अपनी लाइफ का कॉन्सेप्ट रही थी। इसी वजह से उसने ब्लडविंग डेमन सेक्ट बनाया था, सिस्टम और इंसानी जज्बातों पर भरोसा करके एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस खड़ा किया था। उसके एक बुलावे पर 10,000 लोग आ जाते थे,
रिसोर्सेस पर कब्जा करने और दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन जब वो रैंक 6 तक पहुंचा, उसने एक बिल्कुल नया मंजर देखा। रैंक 5 तक के गू मास्टर्स मॉर्टल थे, लेकिन रैंक 6 वाले इमॉर्टल्स थे। जब वो उस ऊंचाई पर खड़ा हुआ और दुनिया को देखा, तब उस अचानक समझ आया, एक बड़ा इन्फ्लुएंस सच में एक पावरफुल हेल्प है, पर साथ ही एक बहुत बड़ा बोझ भी है। चाहे कोई भी दुनिया हो, सिर्फ एक ही चीज है जिस पर इंसान सच में भरोसा कर सकता है, वो है वो खुद। बस ऐसे लोग अक्सर कमजोर होते हैं। लोग अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने मन को भरने के लिए पारिवारिक प्यार, दोस्ती और रोमांस के पीछे भागते हैं। वो ग्रुप में रहने का लुत्फ उठाते हैं और अकेले रहने से डरते हैं। जब उन्हें हार मिलती है तो वो ग्रुप में छुप जाते हैं, रिश्तेदारों से शिकायत करते हैं और दोस्तों से शेयर करते हैं। वो अपने डर और हार का सामना अकेले करने की हिम्मत नहीं करते। जब दर्द होता है तो वो यूज बांटने में बिजी हो जाते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो वो उसकी बड़ाई करने के लिए बेचैन रहते हैं। गु यू डांग टू सक्सेस हुआ? कोई शक नहीं कि वो सक्सेस हुआ। वो अपने असली रास्ते पर नहीं चल पाया तो वो दूसरे रास्ते पर चला गया और एक नए मंजर के लिए निकल पड़ा। लेकिन साथ ही वो एक फेलियर भी था। उसने एक हार की वजह से अपना सर झुका दिया था। वो एक फत्तू से ज्यादा कुछ नहीं था, पर वो अपने इस हार से ही खुश था। गु यू डोंगतू को नहीं पता था कि फैंग युआन यूज पहले हाई एक फत्तू का लेबल दे चुका है। उसने देखा कि फैंग युआन कोई जवाब नहीं दे रहा, तो उसने सोचा कि वो उसके भाषण में डूब गया है। उसने आगे कहा, फैंग युआन, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, तुम फैंग झेंग नहीं हो। अगर तुम फैमिली एसेट्स इनहेरिट करने का ख्याल छोड़ देते हो तो तुम्हें मेरी दोस्ती मिलेगी और तुम मेरे सारे कनेक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें 1000 प्राइमेवल स्टोन्स भी दूंगा। मुझे पता है कि तुम इन दिनों पैसों के लिए बहुत परेशान हो और तुम रेंट देने में भी 2 दिन लेट हो, है ना? फैंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अंकल, आप ये कपड़े अक्सर नहीं पहनते, है ना? गु यू डोंग टू CHAUE का गया। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन अचानक इस बारे में बात करेगा। फैंग युआन सैक कह रहा था, वो बहुत पहले ही रिटायर हो चुका था। यह यूनिफॉर्म अक्सर एक संदूक में गहरी राखी रहती थी। उसने आज फैंग युआन से मिलने के लिए खास तौर पर ये यूनिफॉर्म पहनी थी। ये उसकी बात में वजन और डराने की पावर बढ़ाने के लिए था। फैंग युआन ने आह भरी। उसने गु यू डोंगतू के कपड़ों को देखा और आगे कहा, एक गु मास्टर की यूनिफॉर्म इतनी साफ सुथरी नहीं होती। अस पर पसीना, कीचड़ और खून लगा होता है। वो जगह जगह से फटी और सिली होती है। वो होती है एक गु मास्टर की महक। आप बूढ़े हो चुके हैं, इनको। आपके बड़े बड़े सपने और अरमान आपकी जवानी के साथ ही खत्म हो गए। इन सालों में आपने आराम की जिंदगी जी है और इसने आपके दिल को भ्रष्ट कर दिया है। आप फैमिली एसेट्स के लिए लड़ रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी अमीर जिंदगी बनाए रखने के लिए। ऐसी सोच के साथ आप मुझे कैसे रोक पाएंगे? गु यू डोंगतू का चेहरा फौरन राख जैसा हो गया। गुस्सा उसके दिमाग में हो पड़ा। दुनिया में हमेशा ऐसे बूढ़े लोगों का एक ग्रुप होता है। वो हर जगह अपने सोशल एक्सपीरियंस का ढोल पीटते रहते हैं। वो दूसरों के सपनों को ख्याली पुलाव समझते हैं, दूसरों के जुनून को बचपना, दूसरों के जिद को घमंड। वो आने वाली पीढ़ियों को लेक्चर देकर अपने होने का एहसास और सुपीरियरिटी ढूंढते हैं। कोई शक नहीं, गु यू डोंगतू एक ऐसा ही इंसान था। वो फैंग युआन को सिखाना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन न सिर्फ उसकी बात नहीं सुनेगा या उसके आगे झुकेगा, बल्कि उल्टा यूज हाई लेक्चर देगा। फैंग युआन, गु यू डोंगतू चिल्लाया, मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा होने के नाते अच्छे इरादों से समझाना चाहता था, लेकिन तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। HMPH, जब तुम्हें मेरे खिलाफ जाना ही है तो ठीक है। मुझे ये बताने में कोई डर नहीं है कि मुझे तुम्हारे फैमिली इनहेरिटेंस मिशन के कॉन्टेंट्स पहले से पता हैं। नौजवानों को आसमान और जमीन की औकात नहीं पता होती। हाँ, मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम ये मिशन कैसे पूरा करोगे। फैंग युआन के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब उनके बीच सुलह नहीं हो सकती थी, तो गु यू डोंगतू के आने वाले जबरदस्त एक्सप्रेशन का मजा लेने में कोई हर्ज नहीं था। इसके बाद उसने बैल की खाल का वाटर बैग निकला और उस खोला। यूएस में से हनी वाइन की खास महक बाहर फैल गई। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है? उसने पूछा। गु यू डोंगतू का रंग डर से पीला पैट गया। उसका मूड फौरन ऑल टाइम लो पर चला गया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ये हनी वाइन कहां से मिली? वो दहाड़ा। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला एक्सप्रेशन था। फैंग युआन ने यूज इग्नोर किया, ढक्कन बैंड किया, वाटर बैग वापस रखा और इंटरनल अफेयर्स हॉल की तरफ चल पड़ा।
गु यू डोंगतू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, उसके दिमाग में कई ख्याल हो रहे थे। यूज हनी वाइन कहाँ से मिली? मैंने पहले ही पक्का कर लिया था कि जैसे ही वो दूसरे ग्रुप्स के पास जाएगा, मुझे पहले ही खबर मिल जाएगी। क्या उसने ये अकेले किया? नहीं, ये मुमकिन नहीं, उसके पास डिफेंस गुवर्म नहीं है। किसी ने उसकी मदद जरूर की है। नहीं, अभी मुद्दा वजह ढूंढना नहीं है। इस लड़के के पास पहले से हाई हनी वाइन है, वो मिशन हैंड ओवर करने जा रहा है। ये सोचते हाइगु यू डोंगतू घबरा गया और कुछ पाल पहले वाली शांत शक्ल अब नहीं रही। वो तेजी से फैंग युआन के पीछे लपका। फैंग युआन, रुको, हर चीज पर बात हो सकती है। फैंग युआन कुछ नहीं बोला और चलता रहा। गु यू डोंगतू सिर्फ उसके साथ साथ चल सकता था। अगर 1000 प्राइमेवल स्टोन्स काफी नहीं है, तो 2000 नहीं, 2500 कैसे रहेंगे? गु यू डोंगतू ऑफर बढ़ता रहा। फैंग युआन ने गु यू डोंगतू की बात अनसुनी कर दी, उल्टा उसकी फैमिली एसेट्स के प्रति उम्मीदें बढ़ गई। गु यू डोंगतू को इतना बेचैन देखकर और लगातार ऑफर बढ़ते देख, असली फैमिली एसेट्स जरूर बहुत अच्छे होंगे। गु यू डोंगतू पसीने से तरबतर था। उसने देखा कि फैंग युआन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक लुक आया और उसने धमकाया, फैंग युआन, सोच लो अच्छे से। मुझे अफेंड करने का अंजाम क्या होगा? HMPH, अगर फ्यूचर में तुम्हारा एक हाथ या पैर गायब हो जाए तो अंकल को बेरहम मत कहना। फैंग युआन हंस पड़ा। यह गु यू डोंगतू सच में एक अफसोसजनक इंसान था। वो नियमों और कायदों में बंधा हुआ था। वाटर बैग साफ साफ उसकी पहुंच में था, लेकिन उसने यूज छीन की हिम्मत नहीं की। अगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी, तो वो बेनिफिट्स के लिए लड़ने में कैसे कामयाब हो सकता था? रिचेस और डेंजर साथ साथ चलते हैं। चाहे कोई भी दुनिया हो, अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फैंग युआन, तुम्हें लगता है फैमिली एसेट्स मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा? तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें सोसाइटी और उसके खतरों के बारे में कुछ नहीं पता। गु यू डोंगतू फैंग युआन के कान के पास घुर्राया। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया और यूस इग्नोर किया। उसकी जलती हुई यूं के सामने इंटरनल अफेयर्स हॉल में घुस गया। असल में उस अपने इस अंकल से नफरत या घिन नहीं थी। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे और इस टाइप के लोगों को समझता था। अगर फैंग युआन के पास अपनी कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी प्राइमेवल स्टोन्स होते, तो वो फैमिली एसेट्स के लिए लड़ता भी नहीं। लेकिन ऐसे मामूली फायदे अंकल को देकर क्या भला होगा? वो किस वजह से दोबारा पैदा हुआ था? वो इस पाल के लिए नहीं, बल्कि सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने के लिए पैदा हुआ था। इस तरह के रागीर, जब तक वो इसमें दखल ना दे और सिर्फ किनारे से गुस्सा दिखाते रहे, फैंग युआन अनपढ़ पैर रखना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती से इस गु यू डोंगतू ने फैंग युआन का रास्ता रोक लिया। जब ऐसा है, तो वो इस रुकावट को कुचल कर आगे बढ़ेगा। फैंग युआन। अंकल गु यू डोंगतू देखता रहा जैसे फैंग युआन इंटरनल अफेयर्स हॉल में घुस गया। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसके माथे पर नसें उभार आयं। ढलते सूरज की रोशनी उसके बालों पर पड़ी जो अब सफेद हो रहे थे। वो सच में बूढ़ा हो गया था। जब उस 20 साल की उम्र में वो चोट लगी थी, वो तभी बूढ़ा हो गया था। चैप्टर 102, सर्दी की हवाओं के बाद बाहर आती है। फैंग युआन इंटरनल अफेयर्स हॉल पहुंचा और गोल्डन हनी वाइन जमा कर दी। वहां का इंचार्ज, एक आधे उम्र का गु मास्टर, बहुत हैरान हुआ। अपने पेन को पकड़े हुए उसने पूछा, तुमने एसेट मिशन पहले ही पूरा कर लिया? आपको क्या लगता है? फैंग युआन ने पलटकर जवाब दिया। आधे उम्र के गु मास्टर ने तेवर चढ़ाए। ये मिशन उसने खास तौर पर फैंग युआन की जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए चुना था। ये सोचना कि उसने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया। उसने फैंग युआन को देखा, उसकी ऊँग धमका रही थी, और गंभीरता से बोला, नौजवान, मैं जो भी पूछूं उसका जवाब दो। अगर तुम सच्चाई से जवाब नहीं दोगे, तो इसका असर तुम्हारे एवैल्यूएशन पर पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या तुमने ये मिशन अकेले पूरा किया? सच बोलो, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। ऑफकोर्स मैंने इसे खुद ही पूरा किया, फैंग युआन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं यह नोट कर लेता हूं। आधे उम्र के गु मास्टर ने रेकॉर्ड करते हुए मन हाय मन हंसा। तुम बस एक नए लड़के हो, तुम इसे अकेले कैसे पूरा कर सकते हो? ऐसी झूठी रिपोर्ट, क्लैन जरूर इसकी जांच करेगा। तब तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन उसके सोचा ना था, फैंग युआन ने आगे कहा, लेकिन यह सिचुएशन थोड़ी अजीब है। असदिन ने सिर्फ एरिया की जांच पड़ताल करने गया था, लेकिन सोचा नहीं था कि वहां एक भालू छत्ता खोद रहा होगा। इस मौके का फायदा उठाकर मैं ये हनी वाइन लाया। क्या? आधे उम्र के आदमी का पेन रुक गया। उसने अपना सर उठाकर फैंग युआन को देखा।
फैंग युआन ने कंधे उचकाए, मुस्कुराते हुए, क्या आपको लगा कि मैं यह मिशन अकेले पूरा कर सकता हूं? सच कहूं तो ये सब आपकी मेहरबानी है, मेरे लिए ये मिशन ढूंढने के लिए। आधे उम्र का गू मास्टर वहीं हक्का बक्का रह गया। उसके दिल में एक अजीब और ना समझने वाली फीलिंग थी जब वो सूखी हंसी हंसा और किताब में लिखने लगा। फैंग युआन उस आदमी को शांति से देखता रहा, ये जानते हुए कि उसका ये बेहद मुश्किल एसेट मिशन इसी आदमी की मेहरबानी थी। बदकिस्मती से वो मिशन पहले ही पूरा कर चुका था। भले ही क्लैन जांच करे, फैंग युआन के पास पहले से ही आवश्यक तैयारी थी। वो अब फैंग युआन को और नहीं रोक सकता था, भले ही ये मामला उसके द्वारा हैंडल किया जा रहा हो। यही सिस्टम में होने का दुख है। आपका स्टेटस वो जंजीर है जो आपके एक्शंस को बंद कर रखती है। ठीक है, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, तुम अब फैमिली एसेट इनहेरिट कर सकते हो। बस तुम्हारा एसेट तुम्हारे अंकल और आंट के कंट्रोल में है। इंटरनल अफेयर्स हॉल तुम्हारे लिए उस वापस ले आएगा, 3 दिन बाद आना। रिकॉर्ड करने के बाद आधे उम्र के आदमी ने कहा। फैंग युआन ने सर हिलाया। वो ये नियम जानता था, लेकिन उसने आधे उम्र के आदमी के रिकॉर्ड पेपर को घूरते हुए कहा, क्लैन के नियमों के अनुसार इंटरनल अफेयर्स मिशन रिकॉर्ड को मिशन पूरा करने वाले को मौके पर हाई कंफर्म करना होता है। कृपया मुझे ये रिकॉर्ड देखने दीजिए। आधे उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन प्रोसेस से इतना वाकिफ होगा। उसने हल्की सी नाक सिकुड़ी और रिपोर्ट फैंग युआन को दे दी। फैंग युआन ने रिकॉर्ड देखा, कोई समस्या नहीं थी। कुछ 100 शब्दों के साथ आखिरी एवैल्यूएशन, गुड। वो तुरंत गू यू डोंग तू और इस गू मास्टर के बीच का रिश्ता समझ गया। यह एवैल्यूएशन बिल्कुल फेयर था, जो दिखाता था कि आधे उम्र के गू मास्टर ने गू यू डोंग तू के लिए अपने काम के एथिक्स नहीं छोड़े थे। उसने डांगतू की मदद सिर्फ उनकी दोस्ती और उनके बीच हुए ट्रांजैक्शन की वजह से की थी। ये दूसरों के लिए पैसे लेकर समस्या सुझाने वाला ट्रांजैक्शन था। रिपोर्ट वापस आधे उम्र के गू मास्टर को देकर फैंग युआन इंटरनल अफेयर्स हॉल से निकल गया। बाहर गू यू डोंग तू जा चुका था। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। गू यू डोंग तू का प्रभाव इतना बड़ा नहीं था कि वो इंटरनल अफेयर्स हॉल को प्रभावित कर सके। भले हाई गू यू बो, क्लैन लीडर, ये करना चाहता, यूज क्लैन एल्डर सर्कल से भारी दबाव का सामना करना पड़ता और अपने पॉलिटिकल करियर में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। पृथ्वी पर एक कहावत है, जो लोग समाज में रहते हैं उन्हें उसके नियम मानने पड़ते हैं। समाज में नियम होते हैं और वो एक तरह का सिस्टम है। जो नियम मानते हैं किसी के भी मोहरे बन जाते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं और ये उनके कंट्रोल में नहीं होता। जब तक किसी व्यक्ति की ताकत इतनी ना बढ़ जाए कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कर सके, वरना किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर आज़ादी बनाए रखने की इच्छा एक बेकार सपना है। क्लैन सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन ने अपने असेट्स वापस मिलने की सच्चाई को पक्का कर लिया था। चाहे गू यू डोंग तू हो या क्लैन लीडर, वो ऐसे छोटे मामले में दखल देने की पॉलिटिकल कीमत नहीं चुकाएंगे। गेस्ट होल में भाई डांग टू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आधे उम्र के गू मास्टर ने आह भरते हुए गू यू डोंग तू के सामने खड़े होकर कहा। गू यू डोंग तू का चेहरा गंभीर था जब वो अपनी सीट पर शांत बैठा रहा। क्या सच में कोई और तरीका नहीं है? उसके पास, आंट ने डरते हुए, चिंता और गुस्से भरे स्वर में पूछा। आधे उम्र के आदमी ने अपना सर हिलाया। नतीजे पत्थर की लकीर बन चुके हैं और इंटरनल अफेयर्स हॉल के प्रोसीजर में आ गए हैं। जब तक डू क्लैन एल्डर्स जो पावर में हैं या क्लैन लीडर दखल ना दे। भाई डांग टू, यह इंटरनल अफेयर्स हॉल की इन्वेंट्री लिस्ट साफ साफ इनहेरिटेंस आइटम्स और उनकी मात्रा बताती है। कृपया उन्हें सब वापस कर दें और मेरी जिंदगी मुश्किल ना बनाएं। ये कहते हुए उसने इन्वेंट्री लिस्ट निकली। इन्वेंट्री में ढेर सारे रिकॉर्ड्स दी, महंगी चीजों जैसे जमीन से लेकर सस्ती टेबल या कुर्सी तक। उसके अलावा फैंग युआन के माता पिता के छोड़े हुए गू वॉर्म्स भी थे। जब एक गू मास्टर युद्ध में मर जाता है, उनके गू वॉर्म्स उनके उत्तराधिकारी के लिए एक विरासत के रूप में वापस ले लिए जाते हैं। ये क्लैन की एक पॉलिटिकल चाल थी। आंट ने लिस्ट पर एक नजर डाली और अपना आपा खो बैठी। कमीनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब हमारा है, हमारा। स्वामी, कुछ बोलिए, कुछ सोचिए। इन एसेट्स के बिना हमारे पास क्या बचेगा? हमारे नौकर भी आधे हो जाएंगे, हम उनका खर्चा नहीं उठा सकते। चटाक। गू यू डोंग तू उठा और अपना हाथ आंट की तरफ घुमा दिया, उसकी सीट से जमीन पर गिरा दिया। शोर मचाने वाली औरत। अंकल गुस्से से आग बबूला हो गया, गुस्से में डांटते हुए, कुएं के मेढक, क्लैन के नियम हैं, तुम्हें लगता है तुम उन्हें वापस ना करने का विकल्प चुन सकती हो? बेवकूफ, जाहिल। आंट ने अपने गाल पर हाथ रखा, मार खाकर बेहोश सी हो गई।
जमीन पर हैरान होकर अपने पति को देखती रही। HMPH गु यू डोंग ने इन्वेंट्री लिस्ट पकड़ी, दांत पीसते हुए उस पर नजर डाली। उसकी यूं खून से लाल थी, वो भारी सांसें ले रहा था, नफरत से बोला, वापस करो। ये सारी चीजें मैं वापस करूंगा, एक भी चीज कम नहीं। लेकिन उसके माथे पर नसें उभार आयम, उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थी, उसका चेहरा बेरहमी से भरा हुआ था। लेकिन फैंग युआन, मेन इंटरनल अफेयर्स हॉल को तो नहीं रोक सकता, पर मैं तुझसे निपट सकता हूं। ये मत सोचना कि सारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद सब ठीक हो गया है। HMPH 3 दिन बाद फैंग युआन इंटरनल अफेयर्स हॉल से घर और जमीन के कागजात और बेचे गए इंसानों के कॉन्ट्रैक्ट्स के ढेर के साथ बाहर निकला। सोचा नहीं था कि यह विरासत इतनी ज्यादा होगी। वो थोड़ा हैरान था। भले हाई फैंग युआन ने कुछ अंदाजे लगाए थे, इस एसेट लिस्ट को मिलने के बाद ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। 10 म्यू से ज्यादा खेत, 8 घरेलू नौकर और 3 बांस की इमारतें और एक शराब खाना। कोई हैरानी नहीं कि अंकल इतने जिद्दी थी, मुझे रोकने के लिए हर तरह के तरीके सोच रहे थे। फैंग युआन गु यू डोंग के एक्शंस को समझ सकता था। इतनी बड़ी फैमिली एसेट के साथ इस दुनिया में भी कोई राजा की तरह जी सकता है। 10 म्यू खेत, 8 घरेलू नौकर, इन सबको पहले किनारे रखो। वो 3 बांस की इमारतें प्रॉपर्टी एसेट्स थी, भले ही उन्हें सिर्फ किराए पर दिया जाता, हर महीने किराए की रकम फैंग युआन की वर्तमान कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी थी। इसके अलावा एक शराब खाना भी है। ध्यान रहे कि पूरे गांव में शराब बेचने के सिर्फ 4 ही जगह हैं। ऐसी एसेट अगर धरती पर होती तो ये कई हवेलियों और एक होटल के बराबर होती। ये कई नौकर चाकारों के साथ एक अमीर जिंदगी है। ये बात ध्यान देने लायक है कि इस दुनिया की रहने की स्थितियां कहीं ज्यादा बेरहम और मुश्किल थी, इसलिए गांव सबसे सुरक्षित स्थान होने के नाते प्रॉपर्टी एसेट्स की कीमत धरती से भी ज्यादा थी। कहा जाता है कि मेरे फैंग परिवार में 3 पीढ़ियों पहले एक क्लैन एल्डर था जिसके पास शक्ति थी और उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी विरासत छोड़ी थी। इन फैमिली एसेट्स के साथ 7 गू वॉर्म्स के अलावा भले ही वो संख्या दुगनी हो जाए, मैं उनका खर्चा उठा सकता हूं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है, ये ग्रास गू। इस वक्त फैंग युआन की हथेली पर एक ग्रास गू शांति से पड़ा था। ये नाजुक और कोमल था, इसकी हरी भरी जड़ें जिनसेंग की दाढ़ी जैसी लग रही थी। कुछ अर्ध पारदर्शी स्टॉलन जो जड़ित जैसे थे। 9 गोल आकार के पत्ते जो हरे जड़े के एक दूसरे को धक्कर एक गोल प्लेट का आकार बना रहे थे। यह 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास था, हीलिंग टाइप रैंक 2 गू वर्म। अगर मामूली हीलिंग की बात करें तो यह लाइफ ब्रेथ ग्रास से अलग नहीं था। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास की असली कीमत उसके पत्तों में थी, इससे तोड़ी गई हर एक पट्टी एक वाइटैलिटी लीफ थी। वाइटैलिटी लीफ भी एक तरह का ग्रास गू है। रैंक 1 पर यह एक्सपेंडेबल टाइप का होता है, एक बार इस्तेमाल के बाद गायब हो जाता है। इसमें एक और कमी थी, और वो ये थी कि जब एक वाइटैलिटी लीफ चोट ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो अगले 1 घंटे तक दूसरी वाइटैलिटी लीव्स का यूएस व्यक्ति पर कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर इसे रिफाइन करना आसान था और इंस्टेंटेनियस हीलिंग के साथ साथ इसे पालना भी आसान था, जिसके कारण ये रैंक 2 गू मास्टर्स के बीच सबसे लोकप्रिय हीलिंग तकनीक थी। हीलिंग गू मास्टर, हर ग्रुप को एक की जरूरत होती है। लेकिन जब कई गू मास्टर्स घायल हो जाते हैं तो एक अकेला गू मास्टर क्या कर सकता है? अगर हीलिंग गू मास्टर हाई मर जाए या खो जाए तो बाकी का क्या होगा? इसलिए गू मास्टर्स हमेशा अपने लिए कुछ हीलिंग मेथड्स तैयार रखते थे और वाइटैलिटी लीफ सबसे अच्छा तरीका था। हर गू मास्टर जो बाहर घूमता था उस कम से कम 1 या 2 तैयार रखने पड़ते थे। जब मैं 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को रिफाइन कर लूंगा, हर एक तोड़ी हुई पट्टी एक वाइटैलिटी लीफ होगी। प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके घास में डालकर मैं इससे नए पत्ते उगा सकता हूं। इसलिए यह 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास एक चलता फिरता सोने का खजाना कहा जा सकता है। सबसे जरूरी एसेट, बिना किसी अपवाद के, इस 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास का होना एक बिजनेस का रास्ता है। इस खतरनाक दुनिया में कौन सा गू मास्टर अपने मिशंस पर घायल नहीं होता? उन्हें वाइटैलिटी लीफ की हमेशा जरूरत रहती है। कोई हैरानी नहीं कि गु यू डोंग को हिडन एल्डर के नाम से जाना जाता था। भले ही वो कई साल पहले रिटायर हो गया था, उसका अभी भी बाहर बहुत प्रभाव था। तो इसका कारण यह 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास था। गू मास्टर्स को वाइटैलिटी लीफ की जरूरत थी और गु यू डोंग पत्ते बेचता था। ऐसे रिश्ते के साथ ये कोई सवाल ही नहीं था कि उसका प्रभाव बना रहा। फैंग युआन को समझ आ गया, सिर्फ इस दुनिया में ही क्लैन के रिश्तों को इतना बढ़ाया जाता है जो अंकल और आंट को रोक रहा है।
अगर ये धरती होती, इतने बड़े इंटरेस्ट के झगड़े के साथ फैंग झेंग और मुझे वो कब का मार चुके होते। ये ठीक नहीं है, लगता है मेरे सामने कुछ मुश्किलें आने वाली हैं। अंकल और आंट इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन मैं अब रैंक 2 कल्टिवेशन के साथ बड़ा हो चुका हूं। अगर वो मुझसे निपटना चाहते हैं और क्लैन के नियमों को भी ध्यान में रखते हैं, तो अनपढ़ बहुत सी पाबंदियां होंगी। HMPH, चाहे वो कुछ भी करे, बस दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। जैसे जैसे मुश्किल आएगी, मैं सब संभाल लूंगा। फैंग युआन सड़क पर चल रहा था, उसकी एड़ी चमक रही थी। सर्दी की हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अभी बाहर आने में बहुत वक्त था, लेकिन फैंग युआन जानता था कि उसकी बाहर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत आ चुकी थी। चैप्टर 103, आपके अरमान जितने बड़े, दुनिया उतनी छोटी। शराब खाना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी लोकेशन अच्छी थी। वो गांव के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी दरवाजे के पास था। लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा पूर्वी और उत्तरी दरवाजों पर होता था, इसलिए शराब खाने का बिजनेस दिन हो या रात काफी अच्छा चलता था। छोटे मालिक, बैठिए। एक बूढ़े आदमी ने फैंग युआन के सामने सर झुकाया। कुछ वेटर्स ने खुशामदी और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बेंचेस और टेबल्स को साफ किया। फैंग युआन ने सर हिलाया। वो बैठा नहीं, बल्कि शराब खाने में घूमने लगा, हर चीज को गौर से देखते हुए। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरा शराब खाना है। इस शराब खाने में सिर्फ एक मंजिल थी, लेकिन उसके नीचे एक तहखाना था शराब के लिए। बड़ी और चकोर काली टाइल्स फर्श पर लगी हुई थी। 8 चकोर टेबल्स थे। 2 टेबल्स दीवार के सहारे थे और बाकी 6 टेबल्स के चारों तरफ 4 बेंचेस थे। शराब खाने में घुसते ही एक गहरे भौर रंग का लंबा सा सेल्स काउंटर दिखता था। काउंटर पर कागज, ब्रश, स्याही के पत्थर और एक अबाकस भी रखा था। काउंटर के पीछे शराब की अलमारी थी, जहां हर साइज के शराब के मर्तबान सजे हुए थे। इनमें से कुछ काली मिट्टी के बड़े मर्तबान और कुछ छोटे और चमकदार पोर्सिलेन की शराब की बोतलें थी। फैंग युआन अपनी मर्जी से घूम रहा था। बूढ़ा आदमी और वेटर्स बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो बस उसके पीछे पीछे चलते रहे। वो बेचैन थे, मालिक बदलने की खबर बहुत अचानक आई थी। पिछला मालिक गु यू डोंगतू एक भूत की तरह चालाक था, वो सख्त और कड़वा था। वो सब बहुत दबाव में थे। ये लड़का उनके सामने गु यू डोंगतू के हाथों से शराब खाना छीन लाया था। ऐसा छीनने का तरीका चौंका देने वाला था, इसलिए इन लोगों की नजरों में फैंग युआन के लिए बेचैनी और डर था। फैंग युआन अचानक रुका, ये ठीक है, लेकिन ये दुकान थोड़ी छोटी है। बूढ़ा आदमी तुरंत आगे आया और झुककर बोला, छोटे मालिक, हम हर गर्मी में बाहर छप्पर डालते हैं और टेबल्स और बेंचेस लगाते हैं, लेकिन अब सर्दी है और हवा काटने वाली ठंडी है। अगर हम छप्पर लगा भी दे तो कोई बाहर नहीं बैठेगा, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। फैंग युआन थोड़ा मूडा। उसने यूएस बूढ़े आदमी को देखा, तुम शॉपकीपर हो? बूढ़े ने अपनी कमर और भी झुका ली और भी अदब से कहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, छोटे मालिक। ये शराब खाना आपका है, आप जिसे भी शॉपकीपर चुनेंगे, वही शॉपकीपर है। फैंग युआन ने सर हिलाया और फिर वेटर्स को देखा, वो सब काबिल लग रहे थे। अगर ये धरती होती, तो यूज चिंता होती कि ये शॉपकीपर और वेटर्स मिलकर उसके मालिक के खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन इस दुनिया में गु मास्टर्स ऊंचे और शक्तिशाली थी, मामूली इंसानों को मारना उनके लिए बस एक सोच का काम था। भले हाई अंकल और आंट उन्हें उकसाएं, ये मामूली लोग फैंग युआन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है, हिसाब की किताबें लाओ और मेरे लिए एक कप चाय लाओ। फैंग युआन बैठ गया। जी, छोटे मालिक। शॉपकीपर और वेटर्स तेजी से काम में लग गए। कुल मिलाकर 16 हिसाब की किताबें थी और हर किताब में बांस के कागज इस्तेमाल किए गए थे जो हल्के हरे रंग के थे। बांस के कागज शैन कागज से ज्यादा नाजुक दी और साउदर्न बॉर्डर के नमी वाले माहौल के लिए आदर्श थे। फैंग युआन ने भी दिली से कुछ किताबें उठाई और अनपढ़ नजर दौड़ी, बीच बीच में कुछ सवाल पूछता रहा। शॉपकीपर ने तुरंत जवाब दिए। जल्द ही उसके माथे पर पसीना आ गया। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में ब्लडविंग डेमन सेक्ट बनाया था और अनागिनत लोगों को सिखाया था। वो अनुभव से भरा हुआ था और उसकी ईर्ष्या तेज थी। दूसरे लोग हिसाब की किताबें देखकर उलझ सकते थे, लेकिन उसकी नजरों में सारे शक वाले पॉइंट्स शीशे की तरह साफ थे। ये शराब खाना 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के बाद दूसरा सबसे बड़ा एसेट था। फैंग युआन स्वाभाविक रूप से इसे मजबूती से पकड़ना चाहता था। हिसाब की किताबों में कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं जिन्हें भूल या लापरवाही माना जा सकता था। इन मामूली लोगों ने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब फैंग युआन आखिरी पन्ने पर पहुंचा, तो उसने देखा कि इस महीने की आमदनी गु यू डोंगतू पहले ही ले जा चुका था। छोटे मालिक,
पिछले मालिक ने खुद आकर ली थी। हमने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शॉपकीपर ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। उसका बूढ़ा शरीर पहले ही कांप रहा था और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। फैंग युआन शांत था। उसने हिसाब की किताबें टेबल पर रखी और शॉपकीपर को देखा। शॉपकीपर को तुरंत एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे उस पर एक पहाड़ गिर रहा हो। वो डर से कांप गया और घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। शॉपकीपर को घुटनों के बाल बैठते देख वेटर्स भी समझदारी से एक एक करके घुटनों के बाल बैठ गए। फैंग युआन शांति से बैठा रहा और अपनी नजर उनकी तरफ घुमाई। वेटर्स को तुरंत लगा जैसे वो बर्फ की दुनिया में हैं। वो फैंग युआन के ऑरा का सामना नहीं कर पाए। वो सब चुप थे। इन मामूली लोगों के लिए शराब खाने की नौकरी स्थिर और सुरक्षित दोनों थी, एक आदर्श नौकरी। वो इस नौकरी को खोना नहीं चाहते थे। फैंग युआन ने देखा कि उसकी अथॉरिटी स्थापित हो गई है, इसलिए वो रुक गया। ज्यादा करना नुकसानदेह हो सकता था। उसने धीरे से कहा, मैं पिछली बातों की परवाह नहीं करूंगा। मैंने देखा कि तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी कम है। अब से वेटर की तनख्वाह 20% और शॉपकीपर की 40% बढ़ा दी जाएगी। ठीक से काम करो और तुम्हें और भी फायदे मिलेंगे। फैंग युआन उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। जमीन पर घुटनों के बाल बैठी भीड़ थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और फिर होश में आई। अन सबकी आंखों में आंसू भर आए जो उनके चेहरों से बहने लगे। आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, छोटे मालिक। छोटे मालिक दयालु हैं, हम जरूर अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। छोटे मालिक, आप हमारे भगवान हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पीछे से आंसू भरी आवाजें आ रही थी, साथ ही लगातार सजदा करने से माथे के काली टाइल्स पर टकराने की आवाजें भी। जोर के साथ दया का इस्तेमाल, यही एक तरीका था जिससे टॉप अपने नीचे वालों को कंट्रोल करता था, चाहे कोई भी दुनिया हो। जोर नींव था और इस जोर के नीचे कोई भी छोटी सी मेहरबानी अनागिनत गुना बढ़ जाती थी। बिना जोर के फायदा पहुंचना सिर्फ एक अच्छे इंसान का टाइटल देता। लेकिन वक्त के साथ लोग ऐसी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार नहीं रहते और इससे लालच और बर्बादी पैदा होती। लेकिन लोगों को कंट्रोल करने के ये सारे तरीके सिर्फ ऊपरी हैं। धरती पर इनकी बहुत इज्जत होती, लेकिन इस दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाना ही असली रास्ता है। नहीं, धरती पर भी ताकत ही सबसे पहले है। फैंग युआन ने स्कारलेट रेड इंपीरियल एंसेस्टर के बारे में सोचा। अन दिनों स्कारलेट रेड इंपीरियल एंसेस्टर ने एक परीक्षा से गुजरकर एक निष्कर्ष निकला था, सियासी ताकत बंदूक की नाली से निकलती है। ये नंगा सच था। ताकत किसी भी सियासी शक्ति की नींव है, तथाकथित अधिकार सिर्फ ताकत का एक सहायक है। असल में सिर्फ अधिकार ही नहीं, दौलत और सुंदरता भी ताकत से ही पैदा होती हैं। शराब खाने से निकलने के बाद फैंग युआन टीन बांस के घरों की तरफ बढ़ा। यह टीन बांस के घर अंकल और आंट ने किराए पर दिए हुए थे। वो लगभग भरे हुए थे। ये दुनिया ज्यादा बच्चे पैदा करने पर ध्यान देती थी। लगातार बढ़ती हुई बड़ी आबादी के लिए गांव में जगह टांग लगने लगी थी। क्लैन में सबसे बड़े बेटे को जायदाद विरासत में मिलने का सिस्टम था। दूसरे बेटों और बेटियों को अपनी मेहनत पर निर्भर रहना पड़ता था। भले ही बहुत से लोग क्लैन की राजनीति पर निर्भर होकर फैमिली एसेट्स का छोटा सा हिस्सा पाते और बाहर मेहनत करते, वो शायद पूरी जिंदगी में एक बांस का घर खरीदने के लिए भी पर्याप्त बचत ना कर पाते। एक तरफ गू पालना बहुत खर्चीला था और दूसरी तरफ गांव में जगह सीमित थी, इसलिए घरों की कीमतें बहुत महंगी थी। वो स्वाभाविक रूप से गांव के बाहर घर बना सकते थे, लेकिन वो सुरक्षित नहीं था। जंगली जानवर और सांप हमेशा घूमते रहते थे और घरों में घुस सकते थे। सबसे बढ़कर, हर बार जब जानवरों का हमला होता था, गांव के बाहर के सारे घर नाश हो जाते थे। गांव को बढ़ाना ही इसका एकमात्र समाधान था। लेकिन बढ़ाने का मतलब था कि बचाव करने का एरिया बढ़ जाएगा और गांव जानवरों के हमले से बचाव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर एरिया बड़ा हो तो दूसरे गांवों के घुसपैठिए गू मास्टर से बचाव करना और उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। गू यू गांव इतिहास में कई बार बढ़ाया गया था, लेकिन जानवरों के हमलों से बर्बाद हो गया था। इस सबक से सीखकर वर्तमान गांव का आकार पहले से ही सबसे बड़ा था। फैंग युआन ने इस पर एक नजर डाली और कुछ स्थितियों को समझने के बाद यूज पूरा माजरा समझ आ गया। यह टीन बांस के घर अंकल और आंट ने बहुत अच्छे से चलाए थे। किराया भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कस्टमाइज किया गया था, इसलिए वो इसे वैसे ही चलने दे सकता था। उसने हिसाब लगाया कि इन टीन बांस के घरों से होने वाली कमाई शराब खाने जितनी नहीं थी, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था। कुल मिलाकर स्थिति फैंग युआन की असली उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। बस कल परसों तक उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो इतना गरीब हो गया था कि उसके प्राइमेवल स्टोन्स की गिनती 5 तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन अब अचानक से वो क्लैन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गया था।
इन किराए के घरों में रहने वाली महिला किराएदार सभी रैंक 2 की मुश्किल में फंसी महिला गो मास्टर्स थी। फैंग युआन की पहचान जानने के बाद उनकी नजरें उसकी तरफ इश्क भरी हो गईं। अगर वो फैंग युआन के करीब आ सकती और उससे शादी कर लेती तो उन्हें खतरों का सामना करते हुए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, उनकी जिंदगी आरामदायक और स्थिर हो जाती। ऐसी जिंदगी ही वो चाहती थी और अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। यानी कि अगर फैंग युआन चाहे तो वो अभी रिटायर होकर अपने अंकल की तरह एक अमीर जिंदगी जी सकता था। एक उंगली के इशारे पर कई महिला गो मास्टर्स उसके पास आ जाती। लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। फैंग युआन बांस के घर की दूसरी मंजिल पर खड़ा था, महिला गो मास्टर्स की यूके सेन वाली नजरों को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा था। उसने तेवर चढ़ाए, रिलिंग पकड़े हुए दूर देखा। दूर हरे पहाड़ों की श्रृंखला लगातार चलती जा रही थी, जो एक सोते हुए दानव जैसा लग रहा था जिसकी चादर हल्के नीले रंग का आसमान था। एंथीन नदियां और असीम धरती, मैं इन पर बिना रोक टोक के कब घूम पाऊंगा? बदलाव की हवाओं के बीच ड्रैगन और सांप जमीन से उठते हैं, मैं सभी जीवित प्राणियों को नीची नजर से कब देख पाऊंगा? पुनर्जन्म के बाद से मैं लहरों के साथ एक जादीन जलकुंभी की तरह बह रहा हूं। मैंने फैमिली एसेट्स पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस आधार के साथ मुझे आत्मनिर्भर कहा जा सकता है और मैंने अपने पैर जमा लिए हैं। अगला कदम फ्लाउ वाइन मूंग की विरासत को खोदना और रैंक 3 तक कल्टीवेशन में पूरी मेहनत करना होगा, तब मैं ये गांव छोड़कर इस विशाल दुनिया में जा सकूंगा। फैंग युआन की गहरी काली ईल में आग जल रही थी। किंग माओ पहाड़ सदर्न बॉर्डर के अनागिनत पहाड़ों में से एक था और साउदर्न बॉर्डर इस दुनिया का सिर्फ एक कोना था। बहुत छोटा, बहुत छोटा। ऐसी जगह उसके बुलंद इरादों को कैसे पाल सकती है? उसके इरादों के सामने ये पारिवारिक संपत्ति जिसे पाने के लिए दूसरे लोग अपना दिमाग खपा रहे थे, जो एक लालसा की चीज थी, धूल के कण के बराबर थी। बड़े भाई, नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। किसी वक्त गु यू फैंग जेंग बांस के घर तक पहुंच गया था। उसने फैंग युआन को ऊपर देखा और चिल्लाया। फैंग युआन की सोच की लड़ी टूट गई। उसने ठंडी नजर से फैंग झेंग को देखा। दोनों भाइयों की युद्ध मिली, शांति छा गई। छोटा भाई फैंग जेंग नीचे था और एक दूसरे घर की छाया में ढका हुआ था। उसका मुंह ऊपर की तरफ था, उसकी भुएं उठी हुई थी और उसकी दोनों इनु रोशनी से चमक रही थी। बड़ा भाई फैंग युआन ऊपर था, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, उसकी हल्की झुकी हुई एड़ी की पुतलियां रात की तरह काली थी। एक जैसे चेहरे एक दूसरे की युद्ध में झलक रहे थे। अपने छोटे भाई के आने पर फैंग युआन हैरान नहीं हुआ। फैंग झेंग अंकल और आंट का हथियार था पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने का। और फिर भी तो क्या? फैंग युआन ने फैंग झेंग को नीचे देखा, मन ही मन आ भरते हुए, अ ग्रेट एप्टीट्यूड, लेकिन एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं, सच में बेकार। चैप्टर 104, लिकर वर्म खरीदना चाहते हो? आखिरकार फैंग युआन नीचे नहीं गया और उसका भाई ऊपर नहीं आया। दोनों अड़े रहे और मंजिलों के बीच का फासला ये बता रहा था कि दोनों भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ रही थी। बातचीत ठीक से नहीं हुई। भाई, आप हद कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि आप ऐसे इंसान होंगे। नीचे फैंग झेंग खड़ा था, उसकी भुएं कास कर सिकुड़ी हुई थी जब वो चिल्लाया। फैंग युआन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हल्का सा हंसा। ओ, मैं कैसा इंसान हूं? भाई, फैंग झेंग ने गहरी सांस ली। हमारे माँ बाप के मरने के बाद अंकल और आंट ने हमें गोद लिया। उनका हम पर पालने पोसने का एहसान है। सोचा नहीं था कि आप इतने बेदर्द होंगे, एहसान का बदला दुश्मनी से देंगे। बड़े भाई, क्या आपका दिल पत्थर का बना है? ये कहते हुए फैंग झेंग की आवाज हल्की कांप रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये विरासत वैसे भी मेरी है, इसमें बदले और एहसान की बात कहां से आ गई? फैंग युआन ने बिना किसी उत्साह के जवाब दिया। फैंग झेंग ने दांत पीसे, मानते हुए, हाँ, मुझे पता है, ये विरासत हमारे माँ बाप की है, लेकिन आप सब कुछ नहीं ले सकते। आपको कम से कम कुछ आंट और अंकल के लिए छोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से जी सके। आखिरकार ऐसा करके आप सच में हमारे दिल को बहुत निराश कर रहे हैं। आपने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है। रुक कर उसने आगे कहा, क्या आप कभी घर जाकर उनकी हालत देखने गए हैं? घर के आधे नौकर निकाल दिए गए हैं, वो उनका खर्चा नहीं उठा सकते। भाई, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? फैंग झेंग की ईंट लाल थी, उसने मुट्ठी बंद कर फैंग युआन पर चिल्लाया। फैंग युआन ठंडा हंसा। वो जानता था कि अंकल और आंट ने इतने सालों तक असेट्स पर कब्जा किया था और जरूर एक बड़ी दौलत जमा की होगी। भले ही ऐसा ना हो, सिर्फ शराब खाने से महीने के आखिर में होने वाले मुनाफे से ही वो अनसारे नौकरों का खर्चा उठा सकते थे।
वो सिर्फ गरीब होने का नाटक कर रहे थे ताकि फैंग झेंग आकर झगड़ा करे। फैंग युआन ने अपनी नजरों से फैंग झेंग को टोला और सीधे कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, अगर मेन एसेट्स वापस ना करने पर अदा रहा तो तुम क्या कर सकते हो? भले ही तुम 16 साल के हो, तुमने उन्हें पहले ही माता पिता मान लिया है, ये मत भूलना। तुम विरासत के हक खो चुके हो। मुझे पता है। फैंग झेंग की नजरों में एक दिव्या रोशनी थी, इसलिए मैं यहां आपको एक लिखित युद्ध चुनौती देने आया हूं। अरेना में चलो एक मैच करके जीत हार का फैसला करते हैं। अगर मैं जीता तो आप परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा मां और पापा को वापस कर देंगे। इस दुनिया की गू लड़ाइयां धरती के मार्शल आर्ट्स मुकाबलों जैसी थी। क्लैन के लोगों के बीच अगर उनके बीच कोई ना सुलझने वाला झगड़ा होता तो वो इस तरीके से समस्या को हल कर सकते थे। गू लड़ाइयों के कई प्रकार 1 on 1, 2 on 2, काला का युद्ध, शक्ति का युद्ध और जीवन मृत्यु का युद्ध। ऑफ कोर्स फैंग युआन और फैंग झेंग इतने सीरियस नहीं होंगे कि गू बैटल में मौत तक लड़ेंगे। भाई के दृढ़ एक्सप्रेशन को देखकर फैंग युआन अचानक हंसा, लगता है इससे पहले अंकल और आंट ने तुम्हें खास तौर पर बताया है। हाँ, लेकिन एक ऐसे शख्स के रूप में जो मुझसे पहले हार चुका है, तुम्हें मुझे जीतने का इतना विश्वास कैसे है? फैंग झेंग ने उंगली सिकोड़ी, ना चाहते हुए भी कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में सोचा, अरेना पर हुई बेइज्जती। तब से जब भी वो इस बारे में सोचता, उसके दिल से गुस्सा उबल पड़ता। ये गुस्सा फैंग युआन के साथ साथ खुद पर भी था। उस खुद से नफरत थी कि वो इतना बेकार था, नाजुक पाल में घबरा गया। असल में उसने उस लड़ाई में बहुत खराब परफॉर्म किया था। उसका रिदम फैंग युआन ने छीन लिया था और उसने आखिरी पाल में हाईजेड स्किन गू का इस्तेमाल करने का सोचा। आखिर में वो अचानक और बहुत हाई दिली से हार गया। फैंग झेंग का खुद पर गुस्सा और भी तेज गुस्से में बदल गया। इसलिए अनिवार्य रूप से उसने ऐसा सोचा, अगर मैं इसे दोबारा कर सकता तो मैं जरूर बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं और अपने बड़े भाई को हरा सकता हूं। इसलिए जब अंकल और आंट ने उससे शिकायत की, फैंग झेंग न सिर्फ उन दोनों के लिए विरासत वापस लेना चाहता था, बल्कि फैंग युआन से दोबारा लड़कर खुद को साबित करना चाहता था। ए फ्लैट चीजें अलग हैं, भाई। फैंग झेंग ने फैंग युआन को देखा, उसकी अड़ी दृढ़ निश्चय से जल रही थी। पिछली बार मैंने खराब परफॉर्म किया और आपसे हार गया। इस बार मैंने सफलतापूर्वक रैंक 2 गू वर्म मून रेमंड को रिफाइन कर लिया है। आप अब मेरी रक्षा नहीं तोड़ सकते। ये कहते हुए उसने अपने शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली धुंध छोड़ दी। धुंध ने यूज घेर लिया और कोहरे में आखिरकार उसने एक लंबे तैरते हुए रिबन का रूप ले लिया। रिबन उसकी कमर के चारों ओर लिप्त और उसके दोनों हाथों पर कॉइल्ड हो गया। रिबन का बीच का हिस्सा उसके सर के ऊपर तैर रहा था, जिससे फैंग झेंग एक तरह की सुंदर और रहस्यमयी जादुई सांस दे रहा था। हाँ, यह मून रेमंड हाई है। कितना बेवकूफ है, अपना ट्रम्प कार्ड ऐसे ही दिखा रहा है। फैंग युआन सीढ़ियों पर खड़ा था। यह दृश्य देखकर उसकी ऊँगली चमक उठी। मून रेमंड एक रैंक 2 गू वर्म था जिसमें डिफेंसिव गन थे। भले ही इसका डिफेंस व्हाइट जेड गू से थोड़ा कम था, ये दूसरों को डिफेंड करने में मदद कर सकता था और छोटे ग्रुप फाइट्स में इसका ज्यादा योगदान था। इस गू के हाथों में होने से फैंग युआन सच में फैंग झेंग का डिफेंस अपने नंगे हाथों से नहीं तोड़ सकता था। मुक्का मारना रुई पर मारने जैसा था, पूरी काइनेटिक फोर्स खो देता। भले ही वो मूनलाइट गू का इस्तेमाल करता, वो तब तक नहीं तोड़ सकता था जब तक कि वो मूंगलो गू ना हो। इसलिए अगर फैंग झेंग लड़ना चाहता और फैंग युआन को गू बैटल के लिए बुलाता तो क्लैन के नियमों के अनुसार यूज एक्सेप्ट करना पड़ता। व्हाइट जेड गू को बिना दिखाए फैंग युआन शायद सच में हार जाता। अग्रेड होता है और क्लैन लीडर के पालन पोषण से फैंग झेंग तेजी से बढ़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि एकेडमी फेज के दौरान फैंग युआन ने फैंग झेंग को दबाया था, लेकिन एब्यूज ये मानना पड़ा। फैंग झेंग एक जीनियस की चमक दिखाने लगा था और फैंग युआन के लिए एक जबरदस्त खतरा बन रहा था। लेकिन तुम्हें लगता है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी? फैंग युआन ने अपने भाई को नीचे देखा, उसके होठ मुड़ गए। उसने फैंग झेंग से कहा, मेरे जिद्दी छोटे भाई, ऑफ कोर्स तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन क्या तुमने अपने टीममेट से अप्रूवल ले लिया है? अगर लड़ाई के दौरान तुम्हारे ग्रुप को मिशन पर जाना पड़ा तो तुम क्या चुनोगे? फैंग झेंग रुक गया। सच में उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। यूज मानना पड़ा, उसका भाई सही था। ग्रुप को साथ काम करना होता है और अगर टीममेट्स इंडिविजुअल ऑपरेशंस पर जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तुम बेहतर होगा वापस जाओ, अपने उस लीडर गू यू किंग शू को ढूंढो और सिचुएशन समझाओ।
मैं तुम लोगों का इंतजार नॉर्दर्न गेट के शराब खाने में करूंगा, फैंग युआन ने कहा। फैंग जेंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर दांत पीस कर बोला, मैं अभी जाता हूं, भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, तलने की टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी। वो गु यू किंगशू के घर पहुंचा और परिवार के नौकर ने यूस अंदर ले गया। गु यू किंगशू अपने गु का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका शरीर बगीचे के अरेना स्टेज में घूम रहा था, बेहद फर्टीला और फिट। ग्रीन वाइन गु, उसने हल्के से कहा, और उसके दाएं हाथ से एक हरी बेल निकल पड़ी। वो लगभग 15 मीटर लंबी थी। किंगशू ने बेल को पकड़ा और उसे एक कोड़े की तरह इस्तेमाल किया, उस इधर उधर घुमाते हुए। फाव फाव फाव, कोड़े की परछाई फर्श पर फैल गई, टूटी हुई जमीन पर से कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ा दिए। पाइन नीडल गु, उसने अचानक बेल वाला कोड़ा बैंड कर दिया और अपने लंबे हरे बालों को पलटा। तुरंत बालों के बीच से चीड़ की सुई बरसात की तरह निकल पड़ी। चीड़ की सुई दूर रखे लकड़ी के पुतले पर लगी, उसके पूरे शरीर को छेड़ दिया और पास पास कई पिनहोल्स बना दिए। मूनवर्ल गु, अगला, उसने अपना बायां हाथ बाहर रखा और एक हरे रंग का चंद्रमा का निशान एक तेज हरी रोशनी में चमका। कलाई के एक झटके से हरा मूनब्लेड हवा में उड़ गया। एक साधारण मूनब्लेड के पात से अलग, ये हरा मूनब्लेड ज्यादा घुमावदार था। हवा में उड़ते हुए ये एक आंख में ट्रैवल कर रहा था, जिससे दुश्मनों के लिए इसका अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो गया था। जैसा कि रैंक 2 के नंबर 1 गु मास्टर से उम्मीद थी, सीनियर किंगशू ऐसे हमले के साथ निदास सांस तक भी नहीं टिक सकता। वो सच में बहुत स्ट्रांग हैं। फैंग झेंग ने अपना मुंह खोलकर देखा, अपनी असली नियत भूल गया। ओ, फैंग झेंग, तुम यहां क्यों हो? पिछला मिशन अभी खत्म हुआ है, तुम्हें और आराम करना चाहिए, काम और आराम के बीच बैलेंस बनाए रखना है। गु यू किंगशू ने फैंग झेंग को देखकर अपनी लड़ाई की ऑरा को दूर किया और धीरे से मुस्कुराया। सीनियर किंगशू, फैंग झेंग ने उन्हें सम्मान से झुककर प्रणाम किया। ये सम्मान सच्चे दिल से था। जब से वो ग्रुप में शामिल हुआ था, किंगशू ने फैंग झेंग का ध्यान रखा था, और फैंग झेंग की नजरों में किंगशू एक बड़े भाई की तरह था। ओ फैंग झेंग, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ काम है? किंगशू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फैंग झेंग की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा। बात ऐसी है। फैंग झेंग ने अपनी नियत, साथ ही पूरी कहानी बताई। ये सुनकर किंगशू की भुएं हल्की सी उठ गई। सच तो यह है कि उसने फैंग युआन के बारे में बहुत सुना था, और फैंग झेंग की तुलना में वो फैंग युआन में ज्यादा इंटरेस्टेड था। एक बार उससे मिल ही लेता हूं। ये सोचते हुए गु यू किंगशू ने सर हिलाया। मुझे तुम्हारे भाई से भी कुछ डिस्कस करना है। ऐसा करते हैं, साथ चलते हैं। फैंग झेंग खुश हो गया। शुक्रिया सीनियर। ही, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, हम एक हाई ग्रुप में हैं। किंगशू ने फैंग झेंग के कंधों पर थपकी दी। फैंग झेंग को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई, उसकी ईंट ना चाहते हुए भी लाल हो गईं। दोनों टैवर्न पहुंचे। एक दुकान का सहायक उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें अंदर ले गया। खिड़की के पास एक चकोर टेबल पर कुछ साइड डिशेज और 2 शराब के कप और एक शराब की सुराही। फैंग युआन एक तरफ बैठा था, और जब उसने गु यू किंगशू को देखा तो वो मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। बैठिए। गु यू किंगशू ने फैंग युआन को सर हिलाकर प्रणाम किया। उसने अपनी सीट ली, फिर फैंग झेंग से कहा, फैंग झेंग, तुम बाहर घूम आओ, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा। वो एक समझदार इंसान था। सिर्फ 2 शराब के कप देखकर वो समझ गया कि फैंग युआन अकेले में बात करना चाहता है। सच तो यह है, उसकी भी ऐसी ही नियत थी। फैंग झेंग ने हामी भरी और गुस्से में दुकान से चला गया। मैं तुम्हें जानता हूं, फैंग युआन। किंगशू मुस्कुराया, शराब की सुराही को कुशलता से खोला, एक कप फैंग युआन के लिए और एक अपने लिए डाला। तुम एक बहुत दिलचस्प, समझदार इंसान हो। ये कहते हुए उसने अपना कप फैंग युआन की तरफ उठाया। फैंग युआन हंसा और अपना कप भी उठाया टोस्ट वापस करने के लिए। दोनों ने एक साथ एक ही झटके में पी ली। किंगशू ने एक और फैंग युआन के लिए डाला, साथ ही अपने लिए भी। डालते हुए उसने कहा, एक समझदार इंसान से बात करते वक्त घुमा फिरा कर बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं सीधे बोलूंगा, मैं तुम्हारा लिकरवर्म खरीदना चाहता हूं, कितने में बेचोगे? उसने फैंग युआन से ये नहीं पूछा कि वो इसे बेच रहा है या नहीं, बल्कि सीधे पूछा, कितने में, जो उसका अत्यधिक विश्वास दिखा रहा था। वो रैंक 2 का नंबर 1 गु मास्टर था। कम उम्र में वो रैंक 2 पीक स्टेज तक पहुंच गया था। रैंक 2 अपर स्टेज के चीशन और मोयान को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही वो आया, उसने पहल की और शराब डाली और फैंग युआन को टोस्ट किया।
उसका विश्वास उसकी कोमल मुस्कान के साथ मिलकर एक अनोखा ऑरा बना रहा था। ये दबंग और जबरदस्ती वाला नहीं था जो लोगों को घिनौना लगे, बल्कि ये दूसरों को उसकी दृढ़ता का एहसास दिलाता था। उसके लंबे हरे बाल और खिड़की से आती सर्दी की धूप जो उसके गोरे कोमल चेहरे पर पड़ रही थी, इसने फैंग युआन को अनायास ही वसंत की उज्जवल और सुंदर चमक की याद दिला दी। एक सच में प्रतिभाशाली इंसान। कितने अफसोस की बात है, फैंग युआन ने सोचा। यूज किंग शू के पहल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि फैंग युआन उसकी थोड़ी प्रशंसा कर रहा था और उसने हल्की सी आह भरी। चैप्टर एंड।